ग्रहों की युति यानी जब किसी भी कुंडली में दो ग्रह एक ही हाउस में यानी एक ही भाव में जब बैठ जाते हैं तो ये ग्रहों की युति कहलाती है। आज हम लोग शुक्र और बृहस्पति के युति के बारे में यानी इनके कंजंक्शन के बारे में जानेंगे कि जब शुक्र और बृहस्पति एक ही हाउस में बैठ जाएं, एक ही घर में बैठ जाएं, तो क्या परिणाम देने वाले हैं। तो विषय पर आने से पहले मैं सुनील मिश्रा आप सभी को अपने चैनल कुंडली क्या है में एक बार स्वागत करता हूं तथा आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। मित्रों, शुक्र और बृहस्पति, जहां बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं वहीं शुक्र राक्षस के गुरु माने गए हैं, यानी दोनों गुरु हैं। ज्ञान की संपूर्ण जानकारी, विद्या पर पूर्ण कमांड शुक्र का भी है, शुक्र देव का है। तो जहां बृहस्पति पुरुष है वहीं शुक्र स्त्री तत्व है। ऐसे कहें कि जहां बृहस्पति देव ज्ञान के कारक माने गए, धर्म के कारक माने गए हैं, वहीं शुक्रदेव मृत संजीवनी देने वाले या मृत संजीवनी विद्या पर कमांड रखने वाले ग्रह हैं। ऐसे जाने कि जब किसी ग्रहों की कंजंक्शन को जानना है तो सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली को देखी जाती है तथा उसमें यह देखना जरूरी है कि काल पुरुष की कुंडली में ये ग्रह किस किस घर के यानी किस किस भाव के कारक हैं, स्वामी है। जैसे काल पुरुष के दूसरे घर के और सातवें घर के स्वामी शुक्रदेव हैं, वही बृहस्पति जो है 9th हाउस के और 12th हाउस के स्वामी है। ठीक है। दूसरा चीज ये देखा जाता है कि इस बृहस्पति देव किन किन तत्वों के कारक हैं, वहीं शुक्रदेव किन किन तत्वों के कारक हैं। इन सभी को की सम्मिश्रण करने पर आपको परिणाम दिखने लगेगा कि यदि ये कुंडली में हैं तो क्या क्या फल देने वाले हैं। यूं तो देखें, जब सबको सम्मिश्रित करेंगे तो लगभग 49 तरह के फल दिखते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ संक्षिप्त बातों को कहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। ऐसे माने कि जहां गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं वहीं शुक्र वैभव और ऐश्वर्य के कारक है। ऐसे कहा जाए कि जहां गुरु के कारकत्व तो किसको किसको क्या क्या चीज मिला है, तो अध्यात्म के कारक गुरुदेव हैं, सम्मान के कारक हैं, ज्ञानी हैं, सुख के कारक भी हैं, सुविधा पसंद के कारक भी हैं, और ये कहा जाए तो यह जो है गुरुदेव पिता के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। इसी प्रकार से शुक्रदेव जहां चेहरे के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, परम आनंद के कारक होते हैं, विवाह संबंधी बहुमुखी ज्ञान के कारक होते हैं, विकास के कारक होते हैं, परिवार संपदा के कारक हैं, उसी प्रकार से वाहन, आभूषण, इत्र, जलयान, सुंदर और सुंदरियों के संगीत के भी कारक शुक्रदेव को माना गया है। मित्रों, यूं देखें तो शुक्रदेव दूसरे हाउस के
अब दूसरा हाउस में से क्या क्या देखा जाता है? तो सेकेंड हाउस से हम देखें तो जहां सेकेंड हाउस हमें क्या देता है? हमें आप धन के धन को संकेत देता है, परिवार को संकेत देता है, वाणी का कारक है और टेस्ट का भी कारक है, या वहां से देखे जाते हैं सभी। वहीं द्वितीय हाउस के बाद सप्तम हाउस जो देखा जाए वह आपके पार्टनर और पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसी प्रकार गुरु जहां प्रति नाइन्थ हाउस जो धर्म, ज्ञान, पिता, प्रतिष्ठा, समाज में किस तरह के लाइफ जीने वाले हैं, इससे संबंधित कारकत्व को प्राप्त करता है। वही जब 12th हाउस में जाएंगे तो ये चिकित्सा या ये कहते मोक्ष की प्राप्ति और धन को कैसे कमाना है, ये सभी बारे में जान प्रयास होता है। तो अब उसको मिक्स करें तो सबसे पहले हम देखें कि जहां शुक्र, एक और चीज बताते हैं कि शुक्र जो है क्या, कंप्यूटर, डिजिटल और डिजिटल माने कंप्यूटर, डिजिटल प्रमोशन के भी बारे में देखना हो तो शुक्रदेव को देखा जाता है। हवाई यात्राओं को देखना हो तो शुक्रदेव को देखा जाता है। इसके बाद से रचना को देखना हो, तर्क शक्ति को देखनी हो, आर्ट को देखना हो, तो इस सब चीजों को शुक्रदेव से देखी जाती है। जहां शुक्र सफेद के कारक मानेंगे, सफेद रंग की, वही बृहस्पति पीला रंग के कारक, और दोनों अब जब एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो एक बेहतरीन कलर बनेगा। तो इस प्रकार से जहां बृहस्पति देव जीव कारक हैं, वही शुक्र भौतिक के कारक हैं, मृत संजीवनी है। जहां गुरु दैत्य देव है, वही जो है शुक्रदेव दैत्य से संबंधित है। तो अब जब दोनों एक साथ मिलेंगे, अब मिलाकर देखिए आप, मेरा यहां तक कहने का तात्पर्य है कि अब इन सभी चीजों को मिला दीजिए और तब देखें तो आप पाएंगे कि जहां गुरु और शुक्र एक साथ बैठ गए तो पहले तो व्यक्ति ज्ञानी तो होता है, परम ज्ञानी होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन अब एक चीज और देखना होगा, दोनों ग्रहों की डिग्री को देखनी होगी। शुक्र के और बृहस्पति की डिग्री को देखना होगा। यदि जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा है, उस तत्व की ज्यादा प्रवेश होगा उस व्यक्तित्व में। जैसे मैं कहने का मतलब, जैसे बृहस्पति के डिग्री ज्यादा है तो व्यक्ति जहां धर्म के प्रति आरूढ़ होगा, मोक्ष के बारे में सोचेगा, वही अगर शुक्र से संबंधित डिग्रियां ज्यादा हो तो व्यक्ति कुटिल भी होगा, छल कपट करने वाला होगा। तो अगर दोनों एक साथ बैठ गए एक ही घर में, अब क्या होगा, तो व्यक्ति जहां परम ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, आत्मा के बारे में जानता है, जानने का प्रयास करता है, वही उसके संबंध में कहा जाए तो कुटिलता को भी प्राप्त करने वाला होता है। अब बृहस्पति और शुक्र जब एक साथ होंगे तो व्यक्ति के पास विद्या तो होगी, बुद्धि भी होगा, ज्ञान गजब का होगा। धन संपदा के बारे में जाना जाए तो देखें, बृहस्पति धन के कारक हैं और दूसरे हाउस के स्वामी यानी वृषभ राशि पे शुक्र भी धन के कारक हो जाते हैं। तो दोनों अगर एक साथ हो गए तो व्यक्ति के पास भौतिक सुख से संबंधित संपदा तो होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। व्यक्ति के पास धन अर्जन करने की ढंग होती है, साधन होता है, व्यक्ति त्यागी भी होता है, निष्पाप होता है। अगर बृहस्पति ज्यादा प्रभावी है तो व्यक्ति निष्पाप होता है, न्यायप्रिय होता है,
आर्किटेक्चर वगैरह में, या ये कहा जाए न्यायाधीश बनने का, अधिवक्ता बनने का इनके पास गजब की क्षमता होती है। अगर शुक्र ज्यादा प्रभावी है तो ऐसे लोग बेहतरीन कलाकार हो जाते हैं, अच्छे आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं। जहां तक दोनों साथ जब मिले, ऐसे लोगों की शादियां शीघ्र हो जाती हैं। अगर सप्तम भाव में ये दोनों बैठ गए तो इनकी कंजंक्शन बन गया तो समझिए कि यह बहुत जल्दी शादियां ऐसे लोगों की होती है। अब मैं ये कहूं कि ये दोनों बैठ करके व्यक्ति की हवाई यात्रा भी कराने का कार्य करते हैं। समाज में ये काफी प्रतिष्ठा दिलाने वाले होते हैं। और ये कहें कि चूंकि ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होता है, जब शुक्र और गुरु एक साथ व्यक्ति ज्ञानी होता है, लेकिन शुक्र के चलते धूर्त भी होता है। तो व्यक्ति अब समाज को अपने तरफ मोड़ने की क्षमता इनके पास होती है। इसलिए सब ऐसे लोग प्रतिष्ठा को पाने वाले होते हैं। यूं देखें तो एक चीज और देख लें इसमें कि समाज में इनकी प्रभाव क्यों होता है। समाज के लोगों को अपने अनुसार ढालने का इनके पास गजब की तर्क शक्ति होती है। तर्क शक्ति भी इनकी गजब की होती है। किसी बात को सही साबित कराने की क्षमता इनके पास बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जहां मैंने कहा धन से संबंधित बता दिया कि ये अति धनवान होते हैं, अपने घर में सब, अगर ये तीसरे घर में कंजंक्शन बन गया, अब ऐसे जाने कि यदि इनकी कंजंक्शन तीसरे घर में बन गई तो ऐसे व्यक्ति परिवार में श्रेष्ठ होते हैं। आप विवेकवान तो होते हैं। ये चीज अब है कि अगर ग्रह माने हाउसेस से संबंधित देखी जाए तो यदि पहले हाउस में ऐसा कंजंक्शन बनता है, लग्न में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में काफी प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, ज्ञानी होता है और कुटिल तो होता है, मनमौजी होता है, मस्त विचारधारा को रखने वाला होता है। दूसरे हाउस में यदि यह कंजंक्शन बन गया तो धन की दृष्टि से अति अच्छा माना गया है। ये व्यक्ति वाणी की भी बड़ी बड़ी कंट्रोल रखेगा और अपने वाणी से भी वाक शक्ति इसके पास गजब की होगी। यानी ये कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति धन को अपनी वाणी से कमाने वाला होगा। अगर ये तीसरे हाउस में अगर इनकी कंजंक्शन बन गया तो ये परिवार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बड़े बड़े परिवार में बड़े होते हैं और छोटे भाई बहनों पर इनकी प्रभाव ज्यादा होती है, या ये कहें छोटे भाई बहनों के लिए समर्पित होते हैं। चौथे हाउस में अगर यह कंजंक्शन बन गया तो माँ इनकी अच्छे परिवार की होती है, या ये कहा जाए कि इनकी माँ जो पद प्रतिष्ठा वाली होती है, बुद्धिमान होती है, उनकी प्रभाव ज्यादा होता है। पांचवें हाउस में अगर ऐसे व्यक्ति का कंजंक्शन होता है पांचवें हाउस में, तो व्यक्ति शिक्षा संतान इनके अच्छे होते हैं, राजा के यहाँ सम्मान पाने वाले होते हैं। सर्टेनली ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन इनकी बहुत अच्छी होती है और ये कहा जाए तो एजुकेशन को प्राप्त करके नौकरी को पाने वाले होते हैं। छठे हाउस में अगर यह कंजंक्शन बन गया तो ये अच्छी स्थिति थोड़ी नहीं मानी जाती है, क्योंकि छठे हाउस में आकर के यह थोड़ा अब व्यक्ति मोक्ष के रास्ते के, क्योंकि यहाँ से छठे हाउस से 12वें घर को देखेगा तो व्यक्ति मोक्ष के रास्ता को देखने लगता है और भौतिकता से थोड़ा दूर होने लगता है। अब सातवें हाउस में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी दोनों एक ही या तो चिकित्सक होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, आर्किटेक्टर होते हैं, या सुंदर अच्छा दोनों सुंदर तो जरूर होते हैं। पति और पत्नी का स्वभाव चूंकि लग्न को देखता है इसलिए सुंदर भी होते हैं। अगर 9th हाउस को देखा जाए तो ये बेस्ट स्थिति हो जाती है, लंबा, चूंकि दो गुरुओं का ज्ञान के घर में बैठना, व्यक्ति परम ज्ञानी होता है, ओजस्वी होता है, अपने माने ये कहा जाए कि समाज में इनकी प्रवचन यानी कि वाणी को सुनने वाले लोग भी होते हैं। ये सारे प्रभावी होते हैं। ये एक तरह से अमला योग बच जाता है यहाँ पर रखा करके, और अब ये बेहतरीन समय माना जाता है। लेकिन अगर ये 10वें हाउस से बनता है और 10वें हाउस में नीचस्थ शुक्र न हो तो यह बहुत अच्छी स्थिति होती है और निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी को पाने वाला होता है। 11वें हाउस भी अच्छा माना गया है, क्योंकि यह 11वें हाउस में शुक्र और बृहस्पति अगर हो, व्यक्ति को निश्चित रूप से विजयी बनाता है और व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला होता है।
12वां हाउस व्यक्ति की योगी बनाने का कारक होता है। पुण्य आत्मा द्वेष से दूर रहने वाले भोगी बन, और अगर शुक्र प्रभावी ज्यादा है तो भोगी भी बनाता है। मित्रों, अब इसमें 2-3 चीज देखना होगा। मैंने जो विश्लेषण किया इसमें आपको यह भी देखना है कि इसमें दोनों ग्रह योग कारक हैं या मारक हैं। ये देखें, अगर जो ग्रह योग कारक है तो अपनी शुभता को देगा, और जो ग्रह मारक है वो अपनी अशुभता को देगा। अब होता क्या है, जैसे अब इस पर आप थोड़ा दिग्भ्रमित मत होइए। जैसे मान लीजिए कि आपके कुंडली में, किसी कुंडली में बृहस्पति शुभता के कारक है और शुक्र अशुभता के कारक है, माने मारक है, और दोनों जाकर बैठ गए किसी हाउस में, जैसे 9th हाउस में बैठ गए। अब क्या होगा, व्यक्ति या 12वें हाउस में बैठ गए मान लीजिए, तो 12वें हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए संत हो जाएगा, माने घर को त्यागने वाला होगा, लेकिन कुटिलता उसकी नहीं छूटेगी। मौका पाते ही अब ये दोनों आकर के मान लीजिए बैठ गए 7वें भाव में, तो 7वें भाव में अगर शुक्र बैठ गए और शुक्र प्रभावी है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति माने एक्स्ट्रा रिलेशन बनाने वाले लोग हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको मेरे में यही कहना है कि किसी भी कंजंक्शन को देखना हो तो आप पहले उस कंजंक्शन के काल पुरुष में कहाँ कहाँ उनका वर्चस्व है, किस किस हाउस के स्वामी हैं, इसको देखें। दूसरी, उनका कारकत्व क्या है, इसको देखें। तीसरा, ये देखें कि कुंडली में ये किस पोजीशन में है प्रेजेंट टाइम में, जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसमें पोजीशन क्या है इनकी। चौथा, ये देखें कि ये इनकी डिग्री कितनी है, डिग्री, अच्छा कंजंक्शन इनका नजदीक का है क्या नहीं, यानी 8 से 10 डिग्री के करीब में है कि नहीं। अब ये मान लीजिए कोई शुक्र 2 डिग्री पर हो और बृहस्पति देव 28 डिग्री पर हो, 26 डिग्री पर हो, अब कंजंक्शन नहीं बन पाएगा। तो अब इसको भी देखना है, कंजंक्शन रियल होना चाहिए, और तब आप परिणाम को देखें। सर्टेनली शुक्र और बृहस्पति की कंजंक्शन कुंडली में बेहतरीन माना गया है, कुछ ही मामलों में इसे गलत माना गया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ये विश्राम की जरूरत है। नमस्कार।